हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि कक्षा 6 से 12वीं तक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो वन लाइनर में इस पुस्तक में मेंशन किया गया है, दिया हुआ है। और इस पुस्तक को लिखा गया है महेश कुमार वर्णवाल के द्वारा, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। अब मैं आपको बता दूं इस पुस्तक के बारे में। जो टीचर टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में सेलेक्टेड हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे तो ये वो भी आपको इस पुस्तक के बारे में सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इस पुस्तक को उन लोगों ने भी कई बार पढ़ा है और अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पुस्तक को 5 से 6 बार रिवीजन भी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके आधुनिक भारत इतिहास में से 8 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 7 या 6 क्वेश्चन आप जरूर सही कर पाएंगे। यानी 90% या 99% आपको इसी पुस्तक से आधुनिक भारत इतिहास के बारे में देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये 44 पेजेस है और आज हम 11 पेज को कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही नेक्स्ट 3 वीडियोस में ये पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे ज़रूर लाइक कर दें और अपने मित्रों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम पढ़ें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। याद रखेंगे आप, सबसे पहले जो आए थे हमारे देश में व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग का यूज करके, वो पुर्तगाली ही थे। और याद रखेंगे, सबसे बाद में जो गए थे अपने देश से, वो भी पुर्तगाली ही थे। 1961 में ये गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा द्वारा किया जाता है और ये 17 मई 1498 को ये पहुंचता है हमारे भारत में। और ये कालीकट बंदरगाह के तट पर पहुंचता है और इसका स्वागत करता है वहां का जो स्थानीय शासक रहता है, जिसका नाम रहता है जमोरिन। तो आपने इतना देख लिया कि पहला जो आता है वो पुर्तगाली है और 17 मई 1498 में अ, जिसका नाम रहता है वास्को डी गामा, वो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है और इसका स्वागत करता है जमोरिन, जो कि स्थानीय शासक है। और इन लोगों के द्वारा पहला जो व्यापारिक कोठी खोली गई, वो खोली गई कोचीन, जो कि हम कोची भी बोलते हैं। अब पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम जो व्यवसाय बनकर आया था भारत में, वो आया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो कि 1505 में आया था। आप इतना बात याद रखेंगे, जो डेट है यहाँ पे 17 मई 1498, कभी कभी सिर्फ ईयर ही पूछता है 1498, बट आप डेट भी याद रख लीजिएगा। यानी पुर्तगाली पहले आया जिसका नाम वास्को डिगामा था 17 मई 1498 में, और ये पहुंचा कालीकट बंदरगाह, जमोरी नामक स्थानीय शासक जो है इसका स्वागत करता है और व्यापारिक ये लोग कोठी कहाँ खोलते हैं, कोचीन में खोलते हैं। और पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम जो व्यवसाय बन के भारत में आता है, वो उसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये कब आता है, 1505 में। इन लोगों के द्वारा ही भारत में तंबाकू की कृषि यानी खेती और प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। और इन लोगों ने प्रथम जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी स्थापना 1556 में गोवा में की। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी, लागू किया गया इनके द्वारा। और जो पहला प्रथम व्यवसाय बन के भारत में आया था, उसने ही इस पॉलिसी को लागू किया। फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने ही इस पॉलिसी को लागू किया। कौन सी पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो अलग अलग देशों के अलग अलग खोज करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वास्को जो डी गामा है वो भारत की खोज करता है, जो कि हमने पढ़ा था 17 मई 1498 में।
कोलंबस जो है वो अमेरिका की खोज करता है, वो आने वाला रहता है भारत ही कोलंबस, बट वो मार्ग भटक जाता है और चला जाता है अमेरिका में, तो इसलिए कोलंबस को ही बोला जाता है अमेरिका का खोज करने वाला। फिर अगर देखा जाए कैप्टन जेम्स कुक, तो ये ऑस्ट्रेलिया का खोज करता है। तस्मान जो है, जिसको हम न्यूजीलैंड के नाम से भी जानते हैं या तस्मानिया के नाम से, तो तस्मान जो है ये खोज करता है किसका, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का। अगर डियाज की बात करें, आप बड़े नम यहाँ पे लंबे नाम रहेगा तो आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, जैसे डियाज आप याद रख सकते हैं कि ये केप ऑफ गुड होप की खोज की। अब नेक्स्ट बात करें हम, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे कि जो प्रथम जो पुर्तगाली व्यवसाय बन के आया था भारत में, फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। इसके बाद कौन आता है, अल्बुकर्क आता है, जो कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक रहता है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। और इसे दक्षिण अफ्रीका यानी किसे दक्षिण अफ्रीका माना जाता है, अल्बुकुर्क। आप सिंपल ऐसे याद रखें कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन रहता है, अल्बुकर्क रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, वेवसराय के काल में, किस वेवसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया, तो ये था नीनो डी कुहला। तो अभी तक आपने 3 वेवसराय के बारे में देख लिया। पहला आपने देखा फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो कि 1505 में नियुक्त करके भारत आता है, और इसने ही कौन सा ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। और इसके शासनकाल में ही प्रिंटिंग प्रेस, और यहाँ पे देखें हम, आप देख सकते हैं, आपने अभी देखा 3 व्यवसाय के बारे में, कौन था पहला, तो प्रथम व्यवसाय बन के आया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। और दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा हमने देखा था अल्बुकर्क के बारे में, और ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। और तीसरा हमने क्या देखा, जो गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया, तो वो नीनो डी कुहना था। और इसने हिंद महासागर में व्यापार नियंत्रित करने के लिए इसने कार्टर्स अल्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। नीचे हम आए तो देखिए, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए, कौन आए, डच। अभी मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा किस प्रकार से आप याद रखेंगे कि पुर्तगाली के बाद कौन आया। तो देखिए फ्रेंड्स, डच आए, और डच कहाँ के निवासी थे, तो ये हॉलैंड के निवासी थे, और वर्तमान में हम इसको नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, ये आपको पूरे ऐसे याद नहीं रखना, आप सिंपल याद रखेंगे, मैं नीचे बता देता हूँ, या पहले यही देख लीजिए। पुर्तगाली आए थे, जो कि आपने देखा था 1498 में, और ये अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोलते हैं, कोचीन में खोलते हैं। दूसरा कौन फैक्ट्री खोलता है, तो ब्रिटेन जो आते हैं, ब्रिटेन यानी अंग्रेज जो आते हैं, और इसकी स्थापना कब होता है, 1600 में, और ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोलते हैं, सूरत में खोलते हैं। इसके बाद नीदरलैंड, जो कि अभी आपने पढ़ा था जस्ट ऊपर, कि पुर्तगालियों के पश्चात व्यापार करने के लिए डच आते हैं, बट ये स्थापना कब करते हैं यहाँ पे, तो 1602 में इसकी स्थापना करते हैं, और व्यापारिक जो पहला कोठी या फैक्ट्री जो खोलते हैं वो मछलीपट्टनम में खोलते हैं। फिर डेनिस वाले आते हैं, और इन लोगों ये कहाँ से आते हैं, डेनमार्क से आते हैं, और 1616 में ये त्रावणकोर में अपना पहला फैक्ट्री खोलते हैं। फिर आते हैं फ्रांस, और फ्रांस 1664 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। तो आप इतना याद रखेंगे। और यहाँ पे नीचे अगर देखा जाए तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है आगमन, पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर क्या आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, फिर डेनिस आते हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे, बीडी पीडी याद रखेंगे, पीडी बीडी, कैसे, पी से पुर्तगाल, डी से डच, पीडी पीडी, फिर क्या याद रखेंगे, बीडी पीडी बीडी। तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और डेनिश, पीडी बीडी। और एफएस याद रखेंगे, फ्रांसीसी और स्वीडन, पीडी बीडी एफएस, पीडी बीडी एफएस, इसे याद रखेंगे, पीडी बीडी एफएस, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, और एफएस से क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी, और ऐसे स्वीडिश।
तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ऊपर बताया था कि पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम 1498 में आते हैं और सबसे अंत में ये जाते हैं 1961 में। तो हमने एक पेज कंप्लीट कर लिया। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पे ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर फ्रेंड्स पूछें। अब देखिए, इसके बाद यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पे कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दिया गया। किसके द्वारा? तो डचों द्वारा। ये भी यूरोपीय थे और इन लोगों ने मसालों के निर्यात के स्थान पे कपड़े का निर्यातों को प्राथमिकता दिया। और इन लोगों ने सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ किया? लिखा हुआ है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ किया? तो ये थे डच ही। यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी डच के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन लोगों ने पहला काम क्या किया कि मसालों की जगह पे कपड़ों का निर्यात को प्राथमिकता दिया। दूसरा काम क्या किया? संयुक्त पूंजी कंपनी प्रारंभ किया। और तीसरा हो जाएगा, इनके साथ अंग्रेजों का युद्ध होता है, क्योंकि अंग्रेज पहले फैक्ट्री खोल लेते हैं, इनसे पहले स्थापना कर लेते हैं। आते तो है डच, बट इनसे पहले अंग्रेज आगे निकल जाते हैं। तो 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है और ये डच और अंग्रेजों के बीच में होता है। डच और अंग्रेज के बीच में ये होता है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है लंदन में, तो उस समय यहाँ का सम्राट यानी भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। जेम्स प्रथम, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक का जो नाम था वो कैप्टन हॉकिंस था। और ये 1608 में आया था जहांगीर के दरबार में। और बात किया जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टम 1611 में स्थापित किया गया और ये अस्थायी था। मुसलीपट्टम वाला जो था कारखाना वो अस्थायी था और जो अस्थायी कारखाना इन लोगों ने खोला वो 1613 में सूरत में खोला। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ये आप याद रखेंगे, चाइल्ड को औरंगजेब के समय में, याद रखिएगा, ये जो चाइल्ड आपको दिख रहा है ये अंग्रेज गवर्नर था। चाइल्ड जो है अंग्रेज गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का और इसको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था। इसके बाद आप याद रखेंगे हैमिल्टन यानी जो कौन था? फारूक था। वो एक गंभीर घाव से ग्रस्त था, बीमारी से ग्रस्त था। तो हैमिल्टन जो है वो क्या करता है? इसका सफल इलाज करता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वही 1717 में क्या करता है? व्यापार करने के लिए महाधिकार पत्र जारी करता है। कौन? फारूक। तो फारूक आप याद रखेंगे, मुगल बादशाह रहता है और हैमिल्टन जो है ये यूरोपीय रहते हैं। ये आते हैं और ये उस समय घाव से ग्रसित रहता है तो इसका सफल इलाज करते हैं। तो इस उपलक्ष्य में ये क्या करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अधिकार पत्र दे देते हैं कि आप यहाँ व्यापार कर सकते हैं। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, यानी ये अंग्रेज और पुर्तगाली, आप याद रखेंगे, जो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय है का विवाह जो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और इस अवसर पे पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई जो द्वीप है जिसको मुंबई के नाम से भी जानते हैं उसको प्रदान कर दिया गया। किसको दे दिया गया? चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पोलैंड वार्षिक किराया पर यह ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है। यानी आप याद रखेंगे कि 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली कैथरीन से होता है और दहेज में मिलता है चार्ल्स द्वितीय को बम्बई द्वीप। और 1668 यानी 7 साल बाद ये क्या करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्षिक किराया पर दे देता है, 10 पाउंड वार्षिक वार्षिक किराए पर।
अगर नेक्स्ट देखा जाए तो संस्थापक यहाँ पे दिया हुआ है, एक जगह शहर दिया हुआ है। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉर्ज थे। जॉर्ज क्या करते हैं? कोलकाता का संस्थापक करते हैं। और मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे। मद्रास का संस्थापक जो थे फ्रांसिस डे। और नई दिल्ली का आप याद रखेंगे लुटियर्स और हर्बर्ट। लुटियर्स और हर्बर्ट नई दिल्ली का स्थापना करते हैं या संस्थापक हैं। मुंबई या बम्बई की बात करें तो ये गेराल्ड है। अब यूरोपवासी के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम की जो प्राप्ति होती थी वो बिहार से होती थी। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी, जो कि सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी, जो कि जस्ट आपको मैंने ऊपर बताया था। यहाँ पे देखिए फ्रांसीसी, इस वाले में अगर आप देखेंगे फिफ्थ लाइन में, तो फ्रांस जो आए थे फ्रांस वाले, वो 1664 में सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। जस्ट वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कोलबर्ट के प्रयासों से किया गया। और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो ये लुई 14वें, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लुई 14वें के बारे में एग्जाम में पूछता है। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो लुई 14वें के शासनकाल में हुआ। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई? तो 1668 में सूरत में हुई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया? तो पौंडीचेरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? पौंडुचेरी में। पौंडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन था। ये भी एग्जाम में बीपीएससी द्वारा पूछा गया है कि पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो आप याद रखेंगे थॉमस बेस्ट ने सौली जगह पे पुर्तगालियों को पराजित किया था। ये याद रखेंगे। बाड़ीवास का युद्ध पूछता है, जो कि जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था। किसके बारे में? हमने पढ़ा था बेदरा के युद्ध के बारे में, जो कि हुआ था 1759 में, यानी इससे एक साल पहले। और एक साल बाद 1759 के बाद 1760 में बाजीवाड़ का युद्ध होता है। और इसमें अंग्रेजों ने किसको पराजित कर दिया? फ्रांस को पराजित कर दिया। आप याद रखेंगे 1759 का जो युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध, वो डच और अंग्रेज के बीच में हुआ था। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ? ये फ्रांस और अंग्रेज के बीच में हुआ। और फ्रांस क्या हुआ यहाँ पे? पराजित हुआ। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था, जिसको उत्तराधिकारी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये याद रखेंगे कि ये युद्ध जो हुआ था 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। और जाके 48 में कौन सा संधि होता है इनके बीच? तो एक्स ला सैपेल की संधि होती है। एक्स ला सैपेल की संधि यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है फ्रेंड्स, कि 1746 से 48 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। और ये संधि कौन सी होती है? एक्सला सपेल की संधि 1748 में होती है। ये नहीं पूछता है उतना परिणाम, बट आप ये याद रखेंगे कौन सी संधि होती है। 1751 में 1755 में कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध होता है। और इसमें कौन सी संधि होती है? पौडुचेरी की संधि 1755 में। और तृतीय जो युद्ध होता है वो 1758 से 63 के बीच में। और ये 7 साल तक चला, इसलिए हम इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये पेरिस संधि होती है 1763 में। और यहाँ फ्रांस क्या होता है? पराजित हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी कंपनी का नाम क्या था? तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये क्वेश्चन नहीं पूछा है एक भी बार बीपीएससी के द्वारा, तो इतना लंबा आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप याद रख लीजिएगा कि प्रथम जो हुआ था कर्नाटका का युद्ध, वो 48 में जाकर कौन सी संधि हुई थी? एक सलासापेल की संधि हुई थी। द्वितीय जो हुआ था उसमें पौडुचेरी की संधि 1755 में हुई थी। और तीसरा जो युद्ध हुआ था पेरिस संधि, वो 1763 में हुई थी।
तो ऐसे आप डेट याद रखेंगे कि 1759 में बेदरा का युद्ध, 1760 में आपको वाशीवाड़ का युद्ध, और आप 1761 भी याद रख सकते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अब आते हैं हम तीसरे पेज पे। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट है वो भी बता रहा हूँ, तो आप वीडियो पे ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में हाइप का ऑप्शन रहता है तो आप उस पर ज़रूर क्लिक करके हाइप बढ़ाइएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब हम बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, तो जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा और बताऊँगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो पढ़ना सभी है बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, जो कि मुगल के द्वारा ये क्या था, स्वतंत्र रूप से नियुक्त था, तो ये था मुर्शिद कुली खां। 1717 से 1727 तक इसने शासन किया था। तो आपने जस्ट ऊपर पढ़ा था 1717 वाला, कौन आया था जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। 1717 में फारूक सियार रहता है, क्या रहता है, मुगल बादशाह रहता है, और इसके शासनकाल में कौन आता है, हैमिल्टन, और इसका इलाज करता है और कंपनी को मिल जाता है यहाँ पे व्यापार करने के लिए अधिकार। तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर है वो मुर्शिद कुली खां था। अब मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ बनाया था, मुर्शिदाबाद, याद रखेंगे। इसने अपनी राजधानी ढाका पहले था और ढाका से ये मुर्शिदाबाद लेकर आता है। और ने बंगाल के लिए गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। जो बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी, तो अली वर्दी खान ने तुलना की थी। 20 जून, आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है ब्लैक होल की घटना के बारे में। बीपीएससी ने 3-4 क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी, तो आप याद रखेंगे सिराजुद्दौला। इसने क्या किया था कि एक काल कोठरी में 146, आई थिंक 146 से थे, 146 लोगों को एक काल कोठरी जहाँ पे रोशनी ओशनी नहीं आती है उस वाले कोठरी में 146 सैनिकों को बंद कर देता है, जिसमें से मात्र 23 ही बचते हैं, बाकी सब मारे जाते हैं। तो ये घटना कहलाती है ब्लैक होल की घटना। तो ये कब घटित हुई थी, तो 20 जून 1756 को। किसके शासनकाल में, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन रहता है, सिराजुद्दौला रहता है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य होती है, तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। यानी लॉर्ड क्लाइव यहाँ पे गवर्नर जनरल है और सिराजुद्दौला क्या हो गया है अब यहाँ का नवाब। कहाँ का नवाब था ये, बंगाल का। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। यानी भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की संस्थापक इसके शासनकाल में ही माना जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध कब होता है, ब्लैक होल घटना के बाद होता है, 23 जून, आप याद रखेंगे। 1756, 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना, और एक साल बाद यानी 23 जून को, यानी 20 जून को वो ब्लैक होल की घटना होती है, और 23 जून को अगले साल क्या होती है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और इसमें सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई। क्यों यहाँ पे फ्रेंड्स, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो था ना, वो रॉबर्ट क्लाइव से कौन मिल चुका था, जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, उसने सिराजुद्दौला को क्या किया था, धोखा दे दिया था। किससे हाथ मिला लिया था, रॉबर्ट क्लाइव से। इस वजह से ये पराजित हो चुका था। देखिए नीचे लिखा हुआ है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात यानी धोखा दिया था, तो मीर जाफर था। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने इसको क्या बोला था कि मेरा साथ दो तो मैं सिराजुद्दौला को हटाकर तुम्हें नवाब बनाऊंगा। तो इस वजह से मीर जाफर ने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव का हेल्प किया था, और किसको धोखा दिया था, सिराजुद्दौला को। तो आप डेट याद रखेंगे, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है।
प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। याद रखेंगे, प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। और गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी हमने बताया आपको कि यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना, जो कि पहले क्या था? सेनापति था। किसका सेनापति था? सिराजुद्दौला का। ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से, 23 जून 1757। अब देखिए यहाँ पे घटना दिया हुआ है, आप डेट भी याद रखेंगे, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ऐसे तो इम्पोर्टेंट सभी यहाँ पे है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में हुई, जो कि ऊपर भी मैंने कई बार डिस्कस किया था। किसके शासनकाल में? कौन नवाब वहां का रहता है? तो सिराजुद्दौला रहता है। अलीनगर की संधि किसके बीच में होती है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होती है, 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757। और बक्सर का युद्ध यानी प्लासी युद्ध के बाद 1700, देखिए आप डेट ऐसे याद रखेंगे, 56 में ब्लैक होल की घटना होती है, 57 में प्लासी का युद्ध होता है, और 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। 1760 में कौन सा युद्ध होता है? तो बाड़ीवास का युद्ध होता है, फ्रांस और अंग्रेज के बीच में। और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। इसके बाद आप याद रखेंगे 1764 बक्सर का युद्ध होता है, 22 अक्टूबर 1764 को। और इसके बाद ही कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, 12 अगस्त 1756 को। ये इंपॉर्टेंट है, प्लासी, बक्सर और इलाहाबाद की प्रथम संधि, कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 4 दिन बाद होती है, 16 अगस्त 1756 में, सॉरी 1765 में। और बनारस की संधि 1773 में होती है। आप याद रखेंगे, बनारस की संधि 1773 में होती है। साथ ही साथ इस समय द्वैत शासन को समाप्त किया जाता है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। तो मैं एक के साथ एक जोड़ के बता रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से बता दूं, ये वीडियो लंबी हो सकती है, बट मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो वीडियो पे जरूर बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप इसको 2x पे भी देख सकते हैं। देखिए, वर्ष 1760 में मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया जाता है? तो मीर कासिम को बनाया जाता है। यानी ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। मीर मीर जो जाफर था, कौन था पहले? ये सेनापति था, किसका? सिराजुद्दौला का। तो मीर जाफर को बनाया जाता है क्योंकि उन लोगों ने वादा किया रहता है कि हाँ, तुम हमारा साथ दो तो मैं तुम्हें नवाब बनाऊंगा बंगाल का। तो बनाए रहते हैं, बाद में इसको हटाकर इसके स्थान पे मीर कासिम को बनाया जाता है 1760 में। अब बताइए 1760 में कौन सी घटना हुई रहती है? तो बाड़ीवास का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, आप याद रखेंगे दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला। तो सिराजुद्दौला 1757 यानी पलासी युद्ध में थे, और ये बक्सर युद्ध में सुजाउद्दौला है। ठीक है। तो मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया। तो याद रखेंगे यहाँ पे, ये अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, और वो सिराजुद्दौला जो थे ये कहाँ के थे? ये बंगाल के थे। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? जो बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को, तो उस समय सेनापति कौन रहता है ब्रिटिश सेना की ओर से? तो ये हेक्टर मुनरो रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मीर कासिम को बनाया जाता है, जैसे हमने देखा था ना यहाँ पे, सॉरी, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया जाता है, कब? 1760 में। और यहाँ पे लिखा हुआ है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर के पश्चात बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि, यानी जो हमने देखा था ना इलाहाबाद की प्रथम संधि, आप डेट याद रखेंगे, जस्ट मैंने बताया था आपको, 12 अगस्त 1765 में। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रथम जो संधि है वो शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि। देखिए, ये पहला संधि था, किसके बीच में? शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव के बीच। और द्वितीय जो संधि है क्लाइव, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य होती है। अवध के नवाब और क्लाइव के बीच है ना, जो उस समय का गवर्नर था, उसके साथ। इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार
और उड़ीसा की दीवानी सौंपी गई। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसके समय में ही, उसके टाइम में ही क्या किया गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। आप याद रखेंगे, इसे क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का दीवानी किसको दिया गया था, तो आप याद रखेंगे बंगाल की दीवानी रजा खां को दिया गया था। और बिहार की दीवानी किसको दिया गया था, तो राजा सिताब राय को दिया गया था। आप ये याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि इसके शासनकाल में ही ये कभी युद्ध नहीं लड़ा था, सॉरी हारा नहीं था। जो कि कौन सा युद्ध पहले लड़ा था ये, जो प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसके शासनकाल से ही क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रिटिश का आधिपत्य जमना स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए क्या बोला जाता है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन, एक व्यापारियों के लिए और एक प्रशासनिक कार्यों के लिए लगाया गया था। तो ये कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। इलाहाबाद के संधि के पश्चात लागू किया गया था। और इसको हटाया किसने था, तो 1773 में कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको हटाया था। सॉरी सॉरी, शायद लॉर्ड कॉर्नवालिस या वारेन हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग है। ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग ने इसको हटाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक, तो बंगाल का क्या हो जाएगा, बंगाल का स्थापना जो होता है 1717 से 1727 कौन करता है, मुर्शिद कुली खां करता है। इसके बाद कौन शासक बनता है, तो हमने देखा था अलीवर्दी खां, जस्ट आपने ऊपर देखा था, देखिए यहाँ पे अलीवर्दी खां। और ये स्वतंत्र रहता है, बाद में यूरोपियन आ जाते हैं। अब देखिए हैदराबाद इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, भरतपुर वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ में दिया रहेगा। जयपुर देखिए, जयपुर आप याद रखेंगे, और ये अवध वाला भी याद रखेंगे। अवध 1722 से 1724, और कौन संस्थापक है, सआदत खां। इसको क्या उपाधि मिली थी, बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। जयपुर 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना होती है सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। ऐसे ही मैसूर क्या हो जाएगा, मैसूर का हैदर अली। तो मैसूर इंपॉर्टेंट है, जयपुर, अवध और बंगाल आप याद रखेंगे। नीचे देखिए फ्रेंड्स, 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन बड़ो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा नहीं पूछा गया है कोई सा भी एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रीय राज्य पंजाब ए मैसूर। अब यहाँ पे हम जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, मैसूर युद्ध जो 4 हुए थे उसके बारे में। अब यहाँ पे हम देखते हैं सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो सिख साम्राज्य का संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है, जो कि 1799 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था सिख साम्राज्य का। अब यहाँ पे देखिए रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, तो ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की, तो लाहौर में। और सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वो किससे प्राप्त किया था, शाह शुजा से। यानी शाह शुजा ने क्या किया था, हेल्प मांगी थी, किससे, शाह शुजा ने हेल्प मांगी थी राजा रंजीत सिंह से। तो इस उपलक्ष्य में शाह शुजा ने इनको क्या दिया था, कोहिनूर हीरा दिया था गिफ्ट के रूप में। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है किसके बीच में, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य होती है। कब, 25 अप्रैल 1809। अब यहाँ पे देखिए महाराजा रंजीत सिंह ने एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले लिए। ये कथन महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सिख युद्ध के बारे में। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था, ये गवर्नर जनरल था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो किस संधि द्वारा समाप्त हुआ, तो लाहौर की संधि 1806 में हुई थी।
महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह इसका उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी? रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी। तो याद रखेंगे इसको। कोहिनूर हीरा किसने दिया था? कोहिनूर कोहिनूर हीरा शाह सुजा ने। पुरंदर की संधि 1665 में हुई। बड़गांव की संधि 1789 में। और सलबाई की संधि 1782 में। देवगांव की संधि 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। पूना की संधि 1817। लाहौर की संधि 1806। और अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो 5 मैंने हाईलाइट किया है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, तो आप इसको याद रखेंगे। द्वितीय अंगल सिख युद्ध, पहला हमने देख लिया था। पहले में कौन सा संधि हुआ था? लाहौर की संधि हुई थी। और यहाँ पे हम देखें तो द्वितीय अंगल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी। पहला वाला किसके शासनकाल में? तो हमने देखा था यहाँ पे हार्डिंग प्रथम। और दूसरा क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, जो कि आप जानते हैं इसने हड़प नीति लाया था। और इसने ही रेलवे का विकास किया था। कब? 1854 में। तो 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड गफ ने किया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह था, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक। और सिख साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो रंजीत सिंह ने, आपने देखा, किया था। कहाँ पे? लाहौर में। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था। और सबसे अंतिम शासक आप याद रखेंगे दलीप सिंह था। 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? तो हैदर अली। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना हैदर अली ने किया था। अब जो 4 सिख युद्ध हुए थे आप इसको याद रखेंगे और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंग्ल प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में। यहाँ पे कौन संधि होती है? मद्रास संधि होती है 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में। और हैदर अली शासक था और वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है? उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। और यही संधि करवाता है। कौन सा संधि? मंगलोर की संधि। ये पूछता है क्वेश्चन, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम और मैसूर की सहायक संधि। तो आप याद रखेंगे। तो ये 1784 में मैंगलोर की संधि करता है और इस समय किसकी मृत्यु हो जाती है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92। अपडेट भी इसका याद रखेंगे ईस्वी। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। आप याद रखेंगे इसने जैकोबियन की सदस्य ली थी। कौन? टीपू सुल्तान ने। और 1792 में इसने क्या किया? श्रीरंगपट्टनम की संधि करवाया। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और किसके बीच में हुई? टीपू सुल्तान के बीच में। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में होता है। और ये मैसूर की संधि कहलाता है। याद रखेंगे। इसी में क्या होता है? 1799 के आसपास किसकी मृत्यु हो जाती है? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और जो पहले शासक था वही यहाँ पे आता है, वाडिवार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। यानी इस समय क्या होता है कि मैसूर जो है वो अंग्रेज के कब्जे में चला जाता है। तो आप डेट याद रखेंगे ये वाला, जो 1790 से 92 जो टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। आप ये भी याद रखेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला वाला छोड़ के तीनों जो इंपॉर्टेंट है, वरुण हस्टिंग वाला, लॉर्ड कार्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली। अब सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने किससे की थी? तो नेपोलियन से किया था। अब हम आ गए हैं 5वें पेज पे। तो अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765, जो कि कौन सा युद्ध इससे पहले होता है? तो इससे पहले होता है बक्सर का युद्ध। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन। और हटाता कौन है? तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 1772 में वार्न हेस्टिंग हटाता है। और इसके बाद कौन सा आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है। और न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी किसको बोला जाता है? वारेन हेस्टिंग को। तो 2-3 बात आप याद रखेंगे।
द्वैत शासन लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। हटाने वाला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। कब हटाया? 1772 में। और न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को माना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1764 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे के द्वारा। यानी आप याद रखेंगे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और उसके प्रथम न्यायाधीश जो बनाए जाते हैं एलिजा इम्पे बनाए जाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ दो और क्या बनाए जाते हैं? न्यायाधीश बनाए जाते हैं। ये चीफ्स रहते हैं और दो न्यायाधीश रहते हैं। अब पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और 1863 में प्रथम ICS अधिकारी किसको बनाया जाता है? सत्येंद्रनाथ टैगोर को बनाया जाता है। नीचे आते हैं तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ली आयोग 1923 में क्या करता है? क्या करता है? बोल सकते हैं ली आयोग बनाया जाता है और कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 1923 में। और किसके गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में, जो कि भारतीय शासन अधिनियम जो आया था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, ठीक है। तो संघीय लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं, सॉरी, अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव से लिया गया था? तो ली आयोग जो हमने आपको यहाँ पे बताया 1923 में इसकी क्या किया जाता है? आयोग की स्थापना की जाती है, कुछ रिपोर्ट जारी करता है और 1935 में इसको इस रिपोर्ट का जो प्रस्ताव है उसको पास कर दिया जाता है, इसके सुझाव को पास किया जाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे इस लिंकन आयोग 1912 में। और गवर्नर जनरल कौन रहता है? तो लॉर्ड हार्डिंग टू रहता है। और यहाँ पे एचिसन आयोग 1886 में लॉर्ड डफरिन आप याद रखेंगे। बट सबसे ज्यादा आप याद रखेंगे ली आयोग के बारे में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो आप दो चीज याद रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाया गया था भूमि सुधार के लिए। और साथ ही साथ अब क्या याद रखेंगे? पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी साम्राज्य विस्तार। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था 1798 में। व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति कौन लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। और ये लॉर्ड डलहौजी ने इसलिए लाया था कि मान लीजिए किसी राजा का कोई पुत्र नहीं है तो वो किसी और को गोद में नहीं ले सकता, उसका जो साम्राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। तो ये लाया था हड़प राज्य हड़प नीति, कौन? लॉर्ड डलहौजी ने। पर हम देखते हैं कि राज्य हड़प नीति में क्या कहा गया था कि राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा, किसी को गोद नहीं ले सकते। इस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था, उसको कब्जा किया था। तो आउटकम रिपोर्ट के अनुसार आप ये याद रखिएगा, ये डेट तो नहीं पूछता बट ये पूछ लेता है कहाँ से? ये पूछ लेता है सतारा जैतपुर, इसमें से कौन सा बोल सकते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत में सम्मिलित नहीं था, या बोल सकते हैं कौन सा? यहाँ पे बोल सकते हैं कि राज्य हड़प नीति के द्वारा नहीं हड़पा गया था, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें दिया हुआ जो हड़पा हुआ था राज्य डलहौजी के द्वारा सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। नेक्स्ट बात करें हम चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित था? तो जॉन लॉरेंस से संबंधित था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड IPC कौन लेकर आया? तो ये लॉर्ड कैनिंग लेकर आया। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। कब?
1876 में। आप याद रखेंगे महारानी राज उपाधि अधिनियम जो लागू किया था भारत में, और महारानी विक्टोरिया को क्या बनाया गया था, राजशाही उपाधि ऐसे कर कुछ है। तो ये 1877 में, 1877 में। और आप याद रखें क्वेश्चन कई बार पूछा है 1877 वाला। यहाँ पे तो पारित किया गया था 1876 में, और लागू इंडिया में कब किया गया था, 1877 में। आप याद रखेंगे। लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में अकाल आयोग का गठन किया गया। एस्ट्रेची आयोग, 1880। भारत का प्रथम अकाल आयोग, ठीक है ना, स्ट्रेची आयोग नाम था। 1880 में ये प्रथम अकाल आयोग था। और आप याद रखेंगे लॉर्ड लिंटन ही क्या करता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता है। आप याद रखेंगे, क्योंकि उस एक्ट में लिखा गया था कि कोई भी भारतीय जो न्यूज एजेंसियां है वो किसी जो बोल सकते हैं कि विद्रोह होता है, या कोई अंग्रेज कोई गलत काम करता है भारतीयों के खिलाफ, तो उसको बिना परमिशन के न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं छाप सकता था। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिंटन के द्वारा। भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अब आप यहाँ पे याद रखेंगे नेपाल 1816 में, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार नेपाल को किया जाता है 1816 में। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड हेस्टिंग। और यहाँ पे हेस्टिंगसन लिखा है, हेस्टिंग्स। सिंध 1843 में लॉर्ड एलन वरो। भूटान 1865 लॉर्ड लॉरेंस। और बर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन। अब 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। तो याद रखेंगे 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब को विलय कर लिया गया। उस समय डलहौजी थे, और डलहौजी का आप शासनकाल याद रख सकते हैं 1848 से 1856 ईस्वी तक। भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा धन निष्कासन के सिद्धांत। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। याद रखेंगे इन्होंने, इनको वृद्ध पितामह भी या बोला जाता है, वृद्धा व्यक्ति। और साथ ही साथ इन्हें पोवर्टी पोवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्या करते हैं, दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखा ये। आप याद इसके साथ और भी रखेंगे 2-3 पॉइंट की, ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय रहते हैं। तो आप 3 बात याद रख लिए, धन निष्कासन, लिबरल पार्टी के द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय, और पॉवर्टी द एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी किसने बोला था, ये कार्ल मार्क्स ने बोला था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठ पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे, रजनी पाल दत्त थे। 1907 में टिस्को, जो कि आप जानते हैं टाटा जो स्टील प्लांट है जमशेदपुर में, तो उसकी स्थापना किसने किया, JN टाटा ने किया। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र का फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई, तो कावासाजी डाबर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया, तो सेरामपुर पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम चाय बागान कहाँ स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया, 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के वनिकर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। कौन, KM पानिक्कर डाकू राज कहा है। अब प्रमुख कृषि पद्धति के बारे में देखते हैं। तिनकोटिया पद्धति आप याद रखेंगे, जो कि कौन सा था, पश्चिम चंपारण का, जो कि किसने ये आंदोलन चलाया था, तो 1800 कब, सॉरी 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण
सत्याग्रह चलाया था और इसमें क्या था कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे किसी भी प्रकार करके आपको क्या करना है, नील की खेती करना है। तो 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है चंपारण सत्याग्रह। ददनी प्रथा यहाँ पे ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों और कारीगरों शिल्पियों से संबंधित था। और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने इज़्ज़तदारी प्रथा और फार्मिंग सिस्टम बोल सकते हैं, भूमि राजस्व की वसूली के लिए किया था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। इज़्ज़तदारी प्रथा लागू करने वाला कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। आप अब इसमें देखेंगे, ये बस याद रखेंगे कि स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त जो हम बोलते हैं, ये लॉर्ड कार्नवालिस 1793 में लाता है और आप ये पढ़ लेंगे। रैयतवाड़ी टॉम्स मुनरो 1820 में और महलवाड़ी हॉल्ट मैकेजी 1822 में। अब नीचे हम आते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, बस अपडेट याद रख लीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया गया था, रैयतवाड़ी किसने लागू किया गया था, महलवाड़ी। और आप इसके अलावा ये भी याद रख लीजिएगा कहाँ पे लागू किया गया था। वह कौन सी भूमि राजस्व व्यवस्था जी थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी। आप देख सकते हैं रैयतवाड़ी 51%, समस्त ब्रिटिश भारत का 51% पे लागू किया गया था। यही क्वेश्चन यहाँ पे है कि भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई, तो रैयतवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से। भारत में रेलवे की जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। कब? 1853 में ये मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चलाता है। अब नीचे आते हैं, सन 1857, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1857 की क्रांति। और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा ईआरई में। अब देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो मेरठ से 10 मई 1857। आप डेट याद रखेंगे। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी। आप याद रखेंगे, कमल और रोटी। तो 1857 की क्रांति की सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे किस स्थान से संबंधित है? बैरकपुर छावनी। और स्वाधीनता संग्राम, कमल और रोटी थी। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो एनीफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। अब 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग था। और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न। पहली घटना कौन था? यानी 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन था? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे? तो अवध क्षेत्र से थे। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि उस समय यही क्या था? गवर्नर जनरल था। केंद्रीय संगठन की कमी, सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। यानी कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या, किसके कारण यह असफल रहा? तो ये केंद्रीय संगठन की कमी थी और सुनियोजित रणनीति नहीं बना था। इस कारण से ये जो क्रांति है वो क्या हुआ था, यह विद्रोह क्या हुआ था? असफल हो गया था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका किसने निभाया? भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी से। याद रखेंगे, इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। और इसने एक कथन भी कहा था, अभी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त था। असम
में। अब फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो आप याद रखेंगे मौलवी अहमदुल्ला। ये फैजाबाद से संबंधित थे और इनको पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा गया था उस समय 1857 के समय में। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो आप याद रखेंगे तत्या टोपे, जिसका नाम क्या रहता है? रामचंद्र पांडुरंग। तो तत्या टोपे क्या करते हैं? सेनापति नियुक्त करते हैं। कहाँ से? कानपुर। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां। ये भी इंपॉर्टेंट है। मुगल बादशाह बहादुर शाह क्या करते हैं? सेनापति नियुक्त करते हैं किसको? बख्त खां को। और याद रखेंगे कि ये उस समय 82 साल के हो गए थे बहादुर शाह जफर। अब हम यहाँ पे आते हैं तो 1857 के विद्रोह में केंद्र और प्रमुख विद्रोही का यहाँ पे नाम देखते हैं, जो कि पूछता है जो मैंने टिक लगाया है। आप ये भी याद रखेंगे फैजाबाद वाला क्या था? मोहम्मद अब्दुल्ला। इसी के ऊपर क्या किया जाता है? 50,000 का इनाम रखा जाता है। तो दिल्ली से कौन विद्रोही नेता थे? बहादुर शाह और बख्त खां सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। और दमनकर्ता यानी जिसको कुचलने वाला कौन था? निकलसन हडसन थे। और कब? 11 मई 1857। लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल। ये दूसरा नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना बेगम हजरत। लखनऊ से किसने विद्रोह किया था? बेगम हजरत। और कौन इसको कुचलना चाहा? कार्लिन कैंपवेल। झांसी और ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। और कौन इसको दबाना चाहा? जनरल ह्यूरोज। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। याद रखेंगे ये तात्या टोपे जो है ये सैन्य नेतृत्व कर रहा था। और कौन थे इसका हेड? नाना साहब थे। और ये कौन था इसको कुचलने वाला? कैपवेल था, जो कि कहाँ का था? लखनऊ का भी वही देख रहा था और कानपुर का भी। इलाहाबाद का आप याद रखेंगे लियाकत अली। और कौन था इधर? नील था, कर्नल नील। और फैजाबाद का भी कर्नल नील ही था। जगदीशपुर का कुंवर सिंह और अमर सिंह। आप याद रखेंगे कुंवर सिंह का भाई ही रहता अमर सिंह। कुंवर सिंह मारे जाते हैं तो लीड कौन करता है? अमर सिंह। और ये कौन था? टेलर थे। और विसेंट आयर ये दबाना चाहते थे। बरेली बरेली में खान बहादुर खान, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे भी कौन था? विसेंट अय्यर था। फतेहपुर अजमुल्ला। और यहाँ कौन था? जनरल जनरल रेनॉल्ड। अब 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। याद रखेंगे क्योंकि भारतीय लोग जो थे वो इनको क्या बोल रहे थे कि ये पहला स्थिति चाहते थे कि जिस समय मुगल सल्तनत था उस समय सब प्रॉपर चल रहा था, ज़्यादा दमनकारी नहीं हो रहा था। जैसे ही अंग्रेज आए ये दमन करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए भारतीय लोग किसका समर्थन करने लगे? किसको अपना शासक मान लिया था? बहादुर शाह जफर को। अब यहाँ पे हम नीचे देखते हैं 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात यानी दबा दिया गया। 1857 जो विद्रोह था उसको दबा दिया गया था। भारतीय शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इस माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर अब कहाँ चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। यानी जो अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी अब सीधे चला गया किसके पास? ब्रिटेन के पास चला गया। क्राउन, ब्रिटेन का जो क्राउन है, प्रिंस है, उसके पास ही चला गया। अब महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन कौन किया? पील आयोग ने। आप याद रखेंगे पील आयोग, जैसे क्योंकि सेना ने ही विद्रोह किया था तो सेना विद्रोह कर रहे थे तो अब क्योंकि अवध और इधर बिहार हो गया, इस वाले एरिया के बहुत सारे सेना थे तो यही लोग विद्रोह किए थे। तो अब जो ज़्यादा सेना चुने जाने लग गए थे वो कहाँ से? पंजाब साइड से, क्योंकि उन लोगों ने ज़्यादा विद्रोह नहीं किया था 1857 के समय। तो इसलिए सैनिकों को हायर करने के लिए क्या लगाया गया? कौन सा आयोग गठन किया गया? पीला आयोग। आप याद रखेंगे। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे
भारत का प्रथम व्यवसाय बनाया गया, तो लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम व्यवसाय बनाया गया। और ये भी क्या था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था कौन, लॉर्ड कैनिंग है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था, मिर्जा गालिब। शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी थी, यानी दूरी बनाई रखी थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी ने, याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो सैयद अहमद खान थे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो आप याद रखेंगे ग्वालियर के सिंधिया। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें और लेखक आप याद रखेंगे, और ये यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पुस्तक और लेखक से संबंधित जो 1857 पे आधारित है। तो द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने इसको लिखा है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। देखिए 1857 किसने लिखा है, एस एन सेन ने लिखा है। रेवोल्ट जो भी मैंने ये लगाया ना हाइलाइटर, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सिपाही म्यूटिनी म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी टी.आर. होम्स। रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी। और कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतिहासकार किसने क्या बोला था, तो डॉक्टर एस.एन. सेन जिसने क्या लिखा था 1857, उनके बारे में बात चल रही है कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ, यानी जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यानी ये धर्म से रिलेटेड था, क्योंकि 1857 में जो बंदूकें थी उसमें क्या था, कारतूस, जिसको कारतूस बोला जाता था, उसको दांतों से पहले क्या कहता था, छीला जाता था, और उसमें क्या लगाया गया रहता था, सुअर के और गाय के चर्बी। तो इस वजह से ये धर्म से के लिए लड़ाई थी, और ये किसमें चेंज हो गया, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। अशोक मेहता 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, और वीडी सावरकर क्या बोलते हैं, एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, वीडी सावरकर बोलते हैं। और मजूमदार क्या बोलते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा। किसने कहा था, तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। सर जॉन लॉरेंस, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, इन्होंने बोला था। बेंजामिन डिज़रायली, ये बोले थे कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे लगा दिया। देखिए यहाँ पे पी रॉबर्ट टर्चन ने क्या बोला था कि जो केवल एक सैनिक विद्रोह था और जिसका तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स, यह सभ्यता एक एवं बर्बरता का संघर्ष था। और टेलर और जेम्स आउट ये क्या बोल रहे हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और जो मुसलमान है इन लोगों ने षड्यंत्र बनाकर ये युद्ध स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था। रीज ने क्या बोला, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है ना यहाँ पे हाईलाइटर किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी ने। किसने कहा था, तो ह्यूरोज ने। ह्यूरोज ही क्या कर रहा था, दबाने वाला वहां का ये नियुक्त किया गया था, हीरोज। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ मारी जाती है, आप याद रखें, ग्वालियर में मारी जाती है। और इसी समय भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी, ये कहा था। अब हम पेज नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, 2 पेज और पढ़ेंगे। तो आई थिंक वीडियो कुछ लंबा ही हो गया है, बट आप जुड़े रहिएगा और वीडियो पे ज़रूर लाइक करिए और फ्रेंड के पास शेयर करिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो को आप ज़रूर 3 या 4 बार ज़रूर देखिएगा 2x के स्पीड पे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट भी लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम किसान एवं जनजातीय विद्रोह। तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन, जो कि कहाँ पे केंद्र था इसका, पटना में था। ये मुस्लिम से रिलेटेड था, मुस्लिम लोगों ने दाढ़ी बढ़ा लिया था ना, उससे रिलेटेड था बहावी आंदोलन।
1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह। आप याद रखेंगे, बंगाल में नील विद्रोह, और जो बिहार में हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह था, वो भी नील विद्रोह से संबंधित था। वो तीन कोठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे आपको नील की खेती करनी है। ये अनुबंधन अंग्रेजों ने साइन करवाया था किसके साथ? जो वहाँ के कृषक थे। तो नील विद्रोह आप याद रखेंगे, डेट पूछ लिया जाता है 1859 से 60। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती अम्बा के नाम से जाना जाता है, कौन थे? वो बिरसा मुंडा थे। संथाल विद्रोह आप डेट याद रखेंगे, ये सॉरी ईयर 1855 से 56, और इसको नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू दो भाई थे, इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह को हम एक और नाम से जानते हैं, हुल विद्रोह। संथाल विद्रोह बोलिए, हुल विद्रोह बोलिए। कब हुआ था आप याद रखेंगे? 55-56 में, 1855-56 में। और सिद्धू और कानू इसका नेतृत्व कर रहे थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोले या चटर्जी बोलिए, तो ये वंदे मातरम के क्या थे? रचयिता थे। और सन्यासी विद्रोह जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जो लिखा था वो किससे संबंधित था? आनंद मठ से लिया गया था। वही लिखा हुआ है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में किया है? तो आनंद मठ उपन्यास में किया है। हो विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 20 से 21 के मध्य में, 1820 और 21 के मध्य में। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सुरेंद्र शाही कर रहे थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, याद रखेंगे जत्था, की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के के स्थापित किया गया था। कुक्का आंदोलन ये आप याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1840 से 72 किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। और ये भी इंपॉर्टेंट है, उलगलान उलगुलान उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से संबंधित है। तो ये जो है आप याद रखेंगे, संथाल हो गया, सन्यासी हो गया, हो विद्रोह हो गया, कुका हो गया, उलगांव विद्रोह हो गया। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु। आप याद रखेंगे, नील दर्पण नाटक पूछा जाता है। तो नील दर्पण जो है दीनबंधु द्वारा लिखा गया है, ये किससे संबंधित है? तो नील कृषकों से संबंधित है। कौन सा नील कृषक? जो कहाँ हुआ था? जो ये हुआ था बंगाल में। कब? 1859 से 60 के बीच में। पागलपंथी पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक, जो कि आपको देखने को मिल जाता है पूर्वी साइड में, गारो, खासी, जैंतिया, उस पहाड़ियों साइड ये देखने को मिला था। फरायजी विद्रोह का नेता कौन थे? तो फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ थे। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 में। अब छोटा नागपुर वाला जो आपने पढ़ा था ना, हो मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, वो 1820 से 21 वाला, तो वही वहीं की बात की जा रही है, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह। मुंगेर के बरहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो वकासत भूमि की वापसी की मांग। तो याद रखेंगे, पेपर में ये भी पूछा है, मुंगेर जो 1857 की क्रांति हुआ था तो उसमें पार्टिसिपेट कौन सा इनमें से नहीं किया था? तो आप याद रखेंगे, मुंगेर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। अब याद रखेंगे कोल विद्रोह वाला, क्योंकि पूछा हुआ है बुद्धो भगत, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत, ऐसा क्वेश्चन पूछा है पीपीएससी के द्वारा। मानव बलि प्रथा जिसको मूरिया का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने विद्रोह कर दिया था? खोंड जनजाति ने। उनके में क्या था? मानव बलि प्रथा था, और उस पर रोक लगा दिया। तो किसने विद्रोह कर दिया? खोंड जनजाति ने। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1899 में। 1855 ईस्वी में आपने देखा ऊपर जस्ट की 55 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो उस समय अंग्रेज कमांडर को किसने पराजित किया था? किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया गया था? तो मेजर बाड़ो को। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे जाता है? तो वारन वारन हेस्टिंग को जाता है। सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे, नील दर्पण से। जो नील जो हुआ था ना बंगाल में, उससे संबंधित है। जिसका, या आप हुल विद्रोह भी बोल सकते हैं, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने किया था। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो जो मैंने टिक लगाया वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप ये भी याद रखेंगे, मुंडा वाला, ठीक है। तो जनजाति चुहार कहाँ था?
राजा जगन्नाथ 1768। हो राजा परहात 1820, 22 और 32 में। सिंह भूमि या भूमि व छोटा नागपुर में। हो राजा प्रहात हमने पढ़ लिया। विल सेवाराम त्रयंबक त्रयंबक 1818 से 48। खानदेश प्रभावित क्षेत्र क्या था? खानदेश। खांसी राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बारमास मानिक 1829 से 32। खासी पहाड़ियाँ जो असम और मेघालय में स्थित है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत व गंगा नारायण 31 से 32। छोटा नागपुर का पठार। रंपा जो था अल्लूरी रामाजू 1880 से लेकर 1880 सॉरी 79 और आंध्र प्रदेश एरिया में हुआ था। खोंड चक्र विश्नोई 1846 से 48 और 1855। कहाँ पे हुआ था? खोंडमल उड़ीसा में। संथाल जो विद्रोह है सिद्धू और कान्हू, आप ये तो याद ही रखिएगा, संथाल वाला 55-56 में हुआ था पश्चिम बंगाल में। और मुंडा विद्रोह जो हुआ बिरसा मुंडा, और ये कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर यानी झारखंड साइड में 1899 से 1900। भील जो है उसका नेतृत्व किसने किया था? दौलत सिंह ने 1814 से 1815। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है पाबना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता कौन थे? ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र पाल, ये प्रमुख नेता थे पावना पाबना विद्रोह के। नेक्स्ट हम देखते हैं वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया? तो केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। भील आंदोलन किससे संबंधित? तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गरखरी विद्रोह का केंद्र कहाँ पे था? तो कोल्हापुर में था। और जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। खेरवाड़ आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल, जो कि मालाबार तट पे स्थित है, वहां पे हुआ था। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? तो लसोड़िया आंदोलन चलाया था। ये क्वेश्चन नहीं पूछा बीपीएससी द्वारा। होम होम 1828 से 1835 किस राज्य से संबंधित है? असम। देखिए नाम से ही आ रहा है यहाँ पे, अ पहले आ रहा तो अ से आप याद रखेंगे असम। रामसी के नेतृत्व में कूका आंदोलन, देखिए फिर से पूछ दिया, कब मूल्यतः किसके द्वारा की गई थी? शुरुआत किसके द्वारा? तो भगत जवाहरमल के द्वारा। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो बिल विद्रोह हुआ था, आप याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुआ था। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। बिरसा मुंडा ने कि एक ही ईश्वर है। अब देखिए जो जो नेतृत्व था ना, यहाँ पे सब दिया हुआ कि कहाँ पे क्या हुआ था, तो मैंने जो टिक लगाया वो भी आप पढ़ लेंगे तो आपका इसमें से आने का चांसेस। जैसे अभी हमने पढ़ा था अहोम विद्रोह कहाँ पे हुआ था? असम में। तो देखिए कोल विद्रोह बुद्धा भगत, संथाल विद्रोह सिद्धू सिद्धू और कान्हू, मुंडा विद्रोह थाना थाना भगत सिंह आंदोलन जिसका नेतृत्व चतरा भगत ने किया था। और युवान व जुआंग विद्रोह कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 1867 से 68 में। नेतृत्व कौन कर रहा था? रन नायक। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो जो जो मैंने टिक लगाया है। भील विद्रोह वाला भी, खोंड विद्रोह हो गया, संबलपुर विद्रोह हो गया, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं गोगिनेनी रंगा बायकुल्लू, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। कौन? गोगिनेनी रंगा बायकुल्लू। अब हम पढ़ रहे हैं विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। हम एक जगह दिया हुआ मोपला जो विद्रोह है वो कौन से क्षेत्र में हुआ था? मालाबार तट पे हुआ था क्षेत्र में, और के एन हासी ने इसका नेतृत्व किया था। नील विद्रोह 1859 से 60 बंगाल में हुआ था, जो कि हमने देखा था संथाल विद्रोह से समय आया था ना, सॉरी सन्यासी विद्रोह, वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है, नील विद्रोह बंगाल में हुआ था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसका नेतृत्व किए थे। पामना विद्रोह बंगाल में ही हुआ था, ईशान चंद्र रॉय और शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय ने
नेतृत्व किया था। दक्कन विद्रोह 1874 से 1875, महाराष्ट्र के पुणे, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले, बाबा साहेब देशमुख। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और इसका ये दिया हुआ चंपारण, नामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। और ये 3 कोठिया से संबंधित है, जो कि मैंने बताया था, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे खेती करना। और आप ये याद रखेंगे, यहीं पे जो वहाँ का गवर्नर यानी था, गवर्नर ही था, वो क्या करता है, सेना, शायद सेना था, सेनाध्यक्ष, वो बुलाता है कि इसको, महात्मा गांधी को भोजन पे। और उसने क्या किया रहता है, बतख मियाँ जो रसोइया रहता है उसको बोल देता है कि दूध में जहर डालने के लिए, वो जहर डाल देते हैं। और वो पीना रहता है किसको, महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी को फिर से कौन बता देता है, जो रसोइया था, कि इसमें जहर है। तो वो नहीं पीते, क्योंकि अगर पीते तो वो मारे जाते, क्योंकि उसमें जहर था। तो किसने बचाया था, तो बतख मियाँ ने। आप ऐसे याद रखेंगे। खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह यहाँ पे कहाँ हुआ था, ये खेरा में हुआ था, गुजरात में। किसने नेतृत्व किया था, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। और यहीं पे इनको किसकी उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि दी गई थी, आप याद रखेंगे। अवध किसान आंदोलन 1920 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद में। कौन नेतृत्व किया था, झिंगुरू लाल सिंह और बाबा रामचंद्र। एक का आंदोलन आप याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1920 सॉरी 1921 से 22, बाराबंकी जो उत्तर प्रदेश है, हरदोई है, और सीतापुर, ये सब यूपी वाले क्षेत्र में हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार तट पे हुआ था। द्वितीय चरण इसका, मोपला विद्रोह जस्ट हमने ऊपर भी एक बार देखा था, वो प्रथम चरण था। द्वितीय चरण यहाँ पे लिखा हुआ है। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, सूरत का, सूरत का बारदोली तालुका, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका अ, 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 हाँ, यहीं पे बोला गया था, सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली में, ना कि खेरा में। ठीक है फ्रेंड्स। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 के बीच में होता है। और इसमें कौन नेतृत्व करता है, स्वर्ण सिंह भाकना और तेज सिंह और ज्वाला सिंह, याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे तेभागा आंदोलन, ये कहाँ पे होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है, 24 परगना और जलपाईगुड़ी, रंगपुर। और इसमें नेतृत्व कौन करता है, कंपाराम भवन सिंह और मूले सिंह। तेलंगाना आंदोलन, ये तेलंगाना में होता है, और सामूहिक नेतृत्व इसमें रहता है, सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो विनोबा भावे ने किया था। तो हमने 11 पेजेस कंप्लीट कर लिया है, अब रिमेनिंग बच गए 33 पेजेस। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पे ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। और चैनल तो आप ज़रूर ही सब्सक्राइब करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट में दिए हुए लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट में।